गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। मेरा नाम इति है, ठीक है। हेलो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके नेट सिलेबस का, जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हैं उसका सिलेबस है। और आपका पेपर कोड मैनेजमेंट का है, और मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम सिर्फ इकोनॉमिक्स को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको सिलेबस बताने की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है। सिलेबस बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स लेके चलते हैं। इकोनॉमिक्स अगर सबने पहले पढ़ी होगी, या थोड़ा बहुत 11-12 में आपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, या फिर आपका ग्रेजुएशन में स्ट्रीम इकोनॉमिक्स का रहा होगा, तभी मुझे लगता है आपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट चूज़ किया है। क्या ऑप्शनल था आपका? HR, ठीक है। लेकिन आपने कॉमर्स, बैकग्राउंड आपका कॉमर्स का है, आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ी होगी, ठीक है। तो हमारे साथ जो भी छात्र मौजूद हैं, छात्र छात्राएं, अगर उनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, ऑप्शनल उनका जो भी रहा हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स या जो भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स या जो भी रहा होगा, उसमें आपने थोड़े बहुत कॉमर्स के कंसेप्ट पढ़े होंगे, थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं उसी कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट, आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अब मैं बता दूं, एक ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपका एक सब्जेक्ट अलग से रहता है कॉमर्स में। जैसे कि मैंने जब बीकॉम किया था तो उसमें एक सब्जेक्ट था आपका, पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है बेटा, ठीक है। वो सब्जेक्ट अगर आप इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं तो वही आपकी एज अ होल बन जाती है, क्या? आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक फॉर्मूला या एक मैथमेटिकल टर्म्स में समझते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट जब इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट करके पढ़ा जाता है तो वो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बन जाता है। अब बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है? बिजनेस मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से हम समझ पा रहे हैं, बिजनेस प्लस मैनेजमेंट। बिजनेस यानी कि आपका व्यापार, और मैनेजमेंट मतलब जो आप उसको मैनेज करते हुए चलते हैं। जैसे कि अगर आपने बिजनेस खोला है किसी बेकरी का, या फिर आपका कपड़ों की दुकान है, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो आप ऐसा करना चाहते हैं मार्केट में, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, आपके पास वो कंसेप्ट आपको नहीं पता है कि वो बिजनेस मैनेज कैसे किया जाता है, और हम कैसे उसको लेके चलें कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए, मार्केट में सर्वाइव कर पाए, या फिर आगे आने वाले समय में वो कंपटीशन को हैंडल कर पाए। कितने तरीके के कंपटीशन होते हैं, हमारा जो सर्विस ग्रुप है जिसको हम रेंडर करने वाले हैं अपनी सर्विसेज, वो लो क्लास है, हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, या फिर कोई ऐसा ग्रुप है जो हम सिर्फ वुमेन सेक्टर को डील करना चाहते हैं। ये सब आपके किस में आता है? ये सब आपके बिजनेस मैनेजमेंट में आता है। अब जाहिर सी बात है, हर कोई इतना एफिशिएंट नहीं होता है कि वो पहले से स्टडी करे, एक बिजनेस पूरी MBA करे, फिर जाके वो बिजनेस सेटअप करे। लेकिन अगर जैसे उसका फील्ड है, अगर उसने ग्रेजुएशन वगैरह किया है, या आप लोगों का भी कभी आगे जाके हुआ कि हमें बिजनेस करना है या कुछ भी ऐसा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सेगमेंट हो सकता है। इसमें आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, अलग से MBA वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप इकोनॉमिक्स के टर्म्स जैसे कि डिमांड एनालिसिस, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, सब इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट होते हैं ना, छोटे छोटे, ठीक है, वो, और आपका बिजनेस मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को मैनेज किस तरीके से करना है, और इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट जैसे कि आपका डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, इंडिफरेंस कर्व वगैरह हो गया। इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है। हम इकोनॉमिक्स में एज अ डीप अंदर तक नहीं जाएंगे कि इकोनॉमिक्स के क्या कंसेप्ट हैं क्या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसेप्ट और उसके इम्पोर्टेंस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, पहले इसको नोट डाउन करिएगा, फिर मैं इस पे आती हूँ। नोट्स अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो आपके काफी लंबे समय तक काम आएंगे। डेट बिल्कुल आज की डालिएगा, क्योंकि अच्छा रहेगा आपके लिए।
ये नोट डाउन हो गया है, तो हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे समझते हैं। हमने व्हाट समझ लिया, मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है। मैंने बताया कि बिजनेस मैनेजमेंट, पूरा व्यापार का जो मैनेजमेंट है, अगर हम उसको इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के साथ लेके चलते हैं तो वो आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बन जाता है, कोई उसमें वो नहीं है। वाई, हम क्यों पढ़ते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, अगर आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है। हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स, यानी जैसे कि प्राइसिंग, कंपटीशन, अभी मैंने बताया कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन हैं। अगर हम एक एरिया में अपनी दुकान स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई जनरल स्टोर स्टार्ट करते हैं उस एरिया में, तो हमें देखते हुए चलना है कि उस एरिया में कोई और जनरल स्टोर तो नहीं है। अगर कोई और जनरल स्टोर है तो वो लोगों के विसिनिटी में है, या फिर वो कोई छोटी दुकान है, जिसे हम हिंदी में परचून की दुकान कहते हैं, कोई वैसी दुकान तो नहीं है, या फिर कोई ऐसी बड़ी कंपनी की दुकान तो नहीं है, जैसे वॉलमार्ट हो गया, जैसे कि आपका स्पेंसर हो गया। हमें उन सब के कंपटीशन को फेस करते हुए अगर हमें अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है तो वो सब देखना है। फिर बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर हम कोई इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपना स्टोर, उसमें हम प्राइस क्या देते हैं, हमें अपने जो नेबरहुड है हमें उसमें डिस्काउंट कितना देना है कि हमारा जो एक व्यापार है वो भी अच्छी तरीके से चलता रहे और आपका बिजनेस में लॉस भी ना हो। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बिजनेस प्रॉब्लम्स आपकी बहुत तरीके की होती हैं, इसमें मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें और एग्जाम्पल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप मुझे कोई और एग्जाम्पल बताओगे बिजनेस का? जैसे क्या बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अगर मान लीजिए आपका एक दुकान है, जैसे स्पेंसर से रिलेटेड आपका कोई दुकान है, जनरल स्टोर आपने खोला है, तो उसको रन करने के लिए क्या बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, प्राइसिंग और कंपटीशन को छोड़ के? प्रोडक्शन, ओके, ठीक है, प्रोडक्शन इन्होंने बताया है। प्रोडक्शन, एक हम प्रोडक्शन भी ऐड कर लेते हैं। डिमांड, जी, वेरी गुड। हमारी मार्केट में सप्लाई कैसी हो रही है, मतलब अगर कोई आशीर्वाद का आटा डिमांड कर रहा है तो हम बना के रखना चाहते हैं कि आशीर्वाद का आटा अगर बहुत ज़्यादा डिमांड में है तो उसकी सप्लाई हमारे उस प्रोडक्शन यूनिट में, सॉरी उस स्पेंसर में या फिर उस रिटेल आउटलेट में उसकी डिमांड कभी कम ना हो। ये सब हम मेंटेन करके रखते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ प्रॉपर, आप लोग उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपके जब रिवीजन टाइम हो तो आपको पूरा एक पेज या फिर ऐसी कोई किताब, जैसे होता है ना कि बच्चे नोट्स बनाते बनाते पूरी किताब ही कॉपी कर लेते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। नॉर्मल जिस्ट में नोट डाउन करना सीखिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख लीजिए आप। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो लिख सकती हैं। डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स विच अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बिजनेस। ये वही है जो मैंने अभी आपको नेक्स्ट पिछली स्लाइड में समझाया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है, एक ऐसी ब्रांच है जो कौन से कंसेप्ट अप्लाई करती है, इकोनॉमिक के कंसेप्ट्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मेथड्स, क्या सॉल्व करने के लिए, एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब वो एक हो या अनेक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली यूज में क्यों लाई जाती है, आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, इसी के आगे एक पॉइंट और ऐड करिए। इट इज एसेंशियली अ ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक्स, आप लोग भी नोट डाउन करिए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इट इज एसेंशियली अ ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात आती है आपकी कि कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है। हमने ये तो समझ लिया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्या है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं। अब हम इसके कंसेप्ट्स पढ़ते हैं या फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जिससे हम मैनेजरियल प्रॉब्लम्स या बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। अभी मत नोट डाउन करो सब, इसके अंदर भी तो लिखना है। लिख लिया क्या? ठीक है, इसको अभी आप पूरा नोट डाउन नहीं करेंगे, ये मैंने सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हैं, इसके अंदर अभी मैं आपको समझाऊंगी तब आप नोट डाउन करिएगा। ठीक, पहला है आपका, मैंने अभी बताया कि कंसेप्ट्स ऑफ मार्जिनल इकोनॉमिक्स, मतलब इसके अंदर है क्या और कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिसके तहत या जिसके थ्रू हम बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। डिमांड एनालिसिस, डिमांड क्या होती है? डिमांड, मांग, वाह कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट अच्छा है, तुमको मैं रख लूंगी ट्रांसलेटर के तौर पे, मेरी हिंदी भी क्या तुम कन्वर्ट कर देना है ना। क्या होती है डिमांड, बताओ बताओ। डिमांड नहीं होती है बेटा, देखो डिमांड समझना ही एक आर्ट है। देखिए, जिसको पता नहीं है डिमांड क्या होती है मैं बता दूं। विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। गुड, याद रखो कंसेप्ट। डिमांड देखिए मैंने बताया, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू परचेज, मतलब आपको वो चीज खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए, आपकी पॉकेट भी अलाउ करनी चाहिए और आपको उसे खरीदने की मन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि 1000 रुपए की चीज है, मेरे पास तो मन है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, या पैसे हैं तो खरीदने का मन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू पे, ठीक है। और उसी की एनालिसिस, इसमें यही सारी चीजें आती हैं कि कितने तरीके की डिमांड्स हैं। डिमांड्स कितने तरीके की होती है? ठीक है, होमवर्क है, लिखो डिमांड्स कितने तरीके की होती है, साइड में लिखो होमवर्क। आप लोगों को भी ध्यान रखिए, देखिए सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आप इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि बेसिक्स वीक नहीं है आपके। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिमांड एनालिसिस वही होती है कि कंज्यूमर की डिमांड क्या है, किस प्राइस पे वो कितना खरीदना चाहता है, कितनी कमोडिटी खरीदना चाहता है, हाँ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और वही सब, मतलब मार्केट डिमांड। और एक टाइप बताया, और सिंगल डिमांड और मार्केट डिमांड, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड आपकी सिंगल डिमांड और मार्केट डिमांड, ठीक है, वो आपकी होती है डिमांड एनालिसिस। दूसरा आता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। अभी मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग, मतलब आपका जो मार्केट है वो कैसा है और आपको किस हिसाब की उसमें प्राइसिंग रखनी है कि आपका बिजनेस स्मूथली लॉन्ग टर्म के लिए चलता भी रहे और आपको लॉस भी ना हो। मार्केट क्या होता है? वो जगह जहां से खरीदारी कर सकते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन होती है ना मार्केट की, नहीं पता? चलिए मार्केट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा था नोट डाउन नहीं करेंगे आप लोग। प्लेस वेयर buyers and sellers meet। कॉमर्स बैकग्राउंड की हो? स्कूल में क्या था, कब से ली थी तुमने कॉमर्स? 11th-12th में, पहला चैप्टर था 11th में, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग बिल्कुल एकदम पकड़ बना के रखिए, तभी आपको आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये वही आपके बेसिक फाउंडेशन है जिसपे आपकी इकोनॉमिक्स चलती है। पहली मैंने आपको बताई डिमांड,
दूसरा मैंने आपको बताया मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं। किस लिए मीट करते हैं? कॉफी पीने के लिए? क्या करते हैं मीट करके? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलो। और आपकी प्राइसिंग, मतलब आपकी प्राइस क्या होनी चाहिए? मैंने बताया कि आपका लॉस भी ना हो और आप काफी टाइम तक उसको सस्टेन कर पाए। मार्केट रिसर्च। अच्छा, रिसर्च क्या होता है? ये तो मतलब सबको पता होता है। रिसर्च क्या होता है? घबराओ नहीं, तुम बता लो। चलो कोई बात नहीं, डरो मत, बताओ बताओ। रिसर्च एकदम ले मैन में बताओ, मतलब कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। रिसर्च वैसे ऐसे बता दो जैसे तुम किसी को समझा रही हो, मुझे वैसे बताओ। रिसर्च किसी भी डीप नॉलेज होना किसी भी चीज की। डीप नॉलेज, अच्छा। रिसर्च होती है आपकी रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एनालिसिस। एनालिसिस किसकी? क्या हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे मार्केट को। अगर हमें अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है किसी मार्केट में, अगर हमें कपड़े की ही दुकान खोलनी है, तो हम पहले अपना क्या स्टडी करेंगे? हम अपना स्टडी करेंगे मार्केट। हम किस लोकेलिटी में एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, कितना उनका इनकम ग्रुप है। ऐसा तो नहीं है कि वो चौल में रहते हैं और हम बड़ी जैसे साड़ी की दुकान खोल दें कि 80,000 की साड़ियाँ बिक रही हैं। हमें कौन से कंज्यूमर को डील करना है, हमारा प्राइसिंग क्या होना चाहिए और हमारी डिमांड कैसी होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखिए डिमांड एनालिसिस, फिर इसके अंदर मैं जो लिखवा रही हूँ वो लिखेंगे डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। पहला पॉइंट लिखिए डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, factors affecting demand, elasticity of demand and predicting future demand। ठीक है, ये आपके कंटेंट हो जाएंगे। ठीक, कहाँ से? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड। हाँ, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड मतलब हम आकलन करेंगे क्या कि आगे आने वाले समय में डिमांड क्या हो सकती है। याद करिए, जब मैं आपको कंसेप्ट डिमांड के पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अभी मान लीजिए आपके कौन सी तरीके की जीन्स मार्केट में चल रही है। अभी बेल बॉटम्स जीन्स आपकी डिमांड में चल रही है। ठीक है, फ्यूचर में हम क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि फैशन बदलता रहता है। फिर अभी जैसे बेल बॉटम्स चल रही है, कल को क्या हो जाए, फिर से पेंसिल जीन्स, लो वेस्ट जीन्स फिर से मार्केट में आ जाए, फिर से उसकी डिमांड हो जाए। तो वही आपका प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, कि आगे आने वाले समय में डिमांड क्या हो सकती है। ठीक है, ये हो गया, इसका लिख लिया। अब सेकेंड पॉइंट के अंदर लिखिए मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर भी अपने आप में एक कंसेप्ट है। ठीक है, ये भी आपके अंदर एक पूरा टॉपिक बनता है। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लिखिए हेडिंग, इसके अंदर लिखिए अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स, ब्रैकेट में ला लिए परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक
perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition. Helps business, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, helps business determine the optimal pricing and output levels, ठीक है। अब इसमें आउटपुट लेवल्स मतलब ये होता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना आउटपुट मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा आउटपुट दो बिल्कुल भी ज़ीरो है, मतलब हम ऐसी नौबत आ रही है 2 महीने बाद कि हमें बिजनेस ही बंद करना पड़ जाए, तो ऐसा भी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मार्केट रिसर्च में लिखिए एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स analyzing market trends, competitor actions and consumer preferences. ठीक है, हो गया। नोट्स देखिए इसलिए भी बनाना जरूरी है ताकि आपके रिवीजन में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए 2 ही स्लाइड थी क्या, डेफिनेशन हो गई थी। चलिए अब 3 कंसेप्ट हो गए थे, अब चौथा कंसेप्ट लिखिए प्राइसिंग तो हो गया था ना। ठीक है, ये और पॉइंट्स है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है आपका कैपिटल बजटिंग। बजटिंग क्या होता है? ये ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ के आना पड़ेगा थोड़ा सा। कब से बैच चालू है तुम्हारा ये वाला नेट का? अभी से? अभी ग्रेजुएशन पास किया है? पोस्ट ग्रेजुएशन कब पास किया था? 23 में ना? क्या चल रहा है? 25 1 साल गैप। कॉर्पोरेट में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़े से फैक्ट्स टचअप करती रहना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने बैठे पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ी सी बुक्स वगैरह ऐसे रद्दी में तो नहीं भेजनी, हाँ रखिए ना, ठीक। थोड़े से आप लोग भी ध्यान रखिए, थोड़े से फैक्ट्स टचअप करते रहिएगा ताकि आपको आगे आने वाले कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम ना हो। बाकी पढ़ने तो बैठे ही हैं, पढ़ा देंगे, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में देखिए कुछ नहीं होता है, आपका बिजनेस का पूरा बजट एलोकेशन होता है। जैसे कि हमारा बजट आता है, यूनियन बजट आता है, और आपका एक आता है इंटरिम बजट। डिफरेंस होता है इंटरिम बजट, यूनियन बजट। चलिए बजटिंग में बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बजटिंग में आपका कुछ नहीं होता है, इसमें पूरे आपका बिजनेस का एक लेखा जोखा तैयार होता है। कोई नहीं करता, वो आप ही करते हैं। जैसे कि आपने सोचा है कि मुझे 10 लाख रुपए मैंने एक साइड में रखा है, उसको 10 लाख रुपए मुझे बिजनेस में अपने लगाने। अब वो 10 लाख मुझे रुपए जो लगाने हैं वो बिजनेस में किस तरीके लगाने हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं,
और हम मतलब अपने बिजनेस के जैसे ये पूरा सेटअप है हम इसमें लगाएंगे, या फिर हम अपना जो माल लाएंगे हम उसमें लगाएंगे, या फिर अपनी मार्केटिंग में लगाएंगे। मतलब ये पूरा आपका होता है कि हम अपना जो बजट है वो कैसे कैसे एलोकेट करेंगे कि हमारा जो रिटर्न्स है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कुछ नहीं होता है इसमें। आप लोगों को समझ में आया कि आपका जो बजट है, आपका जो एक होलसम लमसम अमाउंट है, वो आपको अपने बिजनेस में किस तरीके से एलोकेशन करना है, कहाँ कहाँ लगाना है कि आपका जो रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है। दूसरा आता है आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस स्टार्ट करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं? मतलब एक जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है, वो क्या होता है? अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो जाहिर सी बात है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहें या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस कहें, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, याद आ रहा है कुछ? और क्या? रिस्क। ये आपके होते हैं 4 की फैक्टर्स। वैसे तो हम 3 ही पढ़ते हैं बेसिक्स में, जब हम पढ़ते हैं तो हम 3 ही पढ़ते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। ये 3 क्या होते हैं? प्री रिक्विजिट होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जो रिस्क होता है वो आपका हिडन होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका अगर कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है या आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, या मान लीजिए हिस्ट्री भी है तो भी हमें पता नहीं होता है कि मार्केट कैसा है और हम आगे क्या फेस करेंगे। तो इसीलिए जो रिस्क है, मतलब एक जो क्या कहते हैं इसको, डर है कि हम बिजनेस अपना स्टार्ट तो कर रहे हैं, हम 10 लाख रुपए डाल तो रहे हैं, लेकिन ये 10 लाख रुपए हमें बदले में 20 लाख देंगे कि 5 लाख ही रह जाएंगे कि 1 लाख रह जाएंगे या चलेगा ही नहीं। ये होता है आपका एक हिडन रिक्विजिट रहता है, वो है आपका रिस्क। ना चाहते हुए भी आपका रिस्क हर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कोविड, जिसने अभी अभी बिजनेस एस्टैब्लिश किया होगा, मान लीजिए 2019 में किसी ने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, अब तो 2020 में तो कोविड आ गया, तो क्या हो गया? सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। अब क्या हो गया? रिस्क आ गया ना। उसने इन्वेस्टमेंट तो लगा दी 10 लाख रुपए की, साड़ियों का बिजनेस उसने खोला कि शादियों का सीजन है, भर भर के लोग साड़ियां खरीदेंगे, लेकिन क्या हुआ? लॉकडाउन लग गया, कोई खरीद ही नहीं रहा। सरकार ने क्या कहा कि 50 लोग ही वेडिंग में आ सकते हैं, या फिर कितने 50 से 100 ही था कुछ ऐसा। अब क्या हुआ कि लोग प्राइवेट वेडिंग्स कर रहे हैं, प्राइवेट इवेंट्स कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? उतनी फैंसी वेडिंग्स नहीं हो रही हैं, उतने फैंसी फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो हमारी साड़ियां कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो क्या हो गया? रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, ये भी लिख लो साइड में। इसमें हेडिंग डाल के लिखिएगा प्री रिक्विजिट ऑफ बिजनेस। प्री रिक्विजिट ऑफ बिजनेस। आप लोग भी लिखिए प्री रिक्विजिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। उसी को लेके है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी आपकी हर बिजनेस में रहती है। आपको ये कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा कि अभी मैं 2025 में डाल रहा हूँ, 2026 में माहौल कैसा रहेगा, कौन सी सरकार आएगी, सरकार की क्या स्कीम्स होंगी, हमें उनसे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, या कुछ भी होगा। ठीक है, तो वो आपका होता है। ठीक है, फिर आपका जो छठा पॉइंट है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होती है? कुछ डायग्राम याद आ रहा है गेम थ्योरी का? पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं। गेम थ्योरी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि जो इंटरैक्शन ऑफ फर्म्स, मतलब ये होता है आपका, यहां पे लिख देती हूं मैं, इंटरैक्शन ऑफ फर्म्स। अब मैं फर्म्स कह रही हूं तो जाहिर सी बात है एक तो होगा नहीं, 2 ही होंगे। इसमें होता क्या है, लिख लो। अच्छा, फिर समझा रहा, ठीक है। अच्छा देखिए, गेम थ्योरी में होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया,
और आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों ने ठीक वैसा ही वैसा बिजनेस एस्टैब्लिश किया। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया साड़ी की दुकान, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों, मान लीजिए ये आपकी लोकेलिटी है, ठीक है, ये आपकी लोकेलिटी है, आपकी दुकान यहाँ है, किसी और की दुकान यहाँ है, किसी और की दुकान यहाँ पे, मतलब ऐसी ही लोकेलिटी में 5 दुकानें और हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि कंज्यूमर आएगा, वो पहले क्या करेगा, इस दुकान में जाएगा, प्राइस नहीं समझ में आएगा, इस दुकान में जाएगा, नहीं समझ में आएगा इसमें, और कुल मिला के अगर उस ही लोकेलिटी में उसे रहना पसंद है, जैसे कि अगर कोई अलीगंज में रहता है और वो चाहता है कि हमें चौक नहीं जाना है, तो हम अलीगंज के ही एरिया में शॉपिंग करना पसंद करेंगे। अब होगा क्या कि इसने जो साड़ी पसंद करी उसका मान लो रेट 1000 रुपये, ठीक है। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही 1000, 1200, 1500, 1000, 2000, मतलब इसी के रेंज में 1000 की रेंज से 5000 की रेंज तक सबने एक प्राइस फिक्स करा हुआ है। मतलब ऐसा यूनियन बना के रखते हैं ये लोग कि हम एक एरिया में काम कर रहे हैं तो इसी रेंज में ही हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो कस्टमर है वो हमारी ही रेंज में रहेगा और हम ही प्राइस डिसाइड करेंगे। इससे होता क्या है कि जो कस्टमर है वो आपका रिटेन हो जाता है। नींद आ रही तुमको? पानी पीना? पानी पी लो, ठीक है। उससे होता क्या है कि आपका कस्टमर रिटेन हो जाता है। रिटेन कस्टमर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने एक पैक्ट बनाया है फर्म्स का और आप नहीं चाहते हैं कि आपको, या एक फर्म हो या फिर 2-4 फर्म्स हो, आप नहीं चाहते हैं कि उसमें नुकसान हो, तो आपको अपना कस्टमर रिटेन करना आना चाहिए। अब होगा क्या कि इसमें से ये सब लोग का पैक्ट है, ठीक है। अब इसमें से ये होगा कि मान लीजिए इसने इस दुकान में से शॉपिंग कर ली, ठीक है, बहुत सारी हैवी शॉपिंग कर ली, एक साड़ी नहीं 6-7 साड़ियां खरीदी। अब होगा क्या कि जब मार्केट में जो इनका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपस में ये 5 लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है टैक्स देना है, बिजली देनी है, पानी का देना है, जो भी बिल्डिंग में देते हैं ना टैक्स, वो सब जो टैक्स वगैरह देते हैं ये आपस में डिसाइड कर लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे और इनका पैसा भी बच जाता है। तो यही जो इंटरैक्शन ऑफ फर्म्स होता है यही होता है आपका गेम थ्योरी, ठीक है। ये ही एक अलग से कंसेप्ट है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। बिजनेस की प्रॉब्लम की बात करी जाए तो ये भी एक पार्ट ऑफ बिजनेस ही है कि हम अपना प्राइस किस तरीके से रखें और जो हमारे साथी फर्म्स हैं उनके साथ हम किस तरीके से अपना व्यवहार रखें, किस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखें कि जैसे कहते हैं ना कि साथ साथ रहने की जो क्षमता होती है ना, कि हम अलग थलग नहीं रहना, हमको सबको साथ लेके चलना है कि हमारा भी भला हो और सामने वाले का भी भला हो, ठीक है। एक लेमैन में गेम थ्योरी यही होती है, ठीक है। और फिर आपकी सातवीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसको मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जाहिर सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो वेलफेयर के लिए तो कर नहीं रहे होंगे, आप कर रहे होंगे क्या, प्रॉफिट अटेन करने के लिए, ठीक है। ये बाकी पॉइंट्स हैं, इसके अंदर की चीजें मैं आपको लिखवा देती हूँ। चलिए कैपिटल बजटिंग में लिखिए। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए हैं, अभी इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके नोट्स साइड बाय साइड बनते रहें, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में लिखिए, अप्लाइंग कंसेप्ट्स लाइक net present value, internal rate of return, present value, internal rate of return, and other capital budgeting techniques to evaluate potential investment and maximize returns। ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में लिखिए, acknowledging that business operate
in uncertain environment and risk. Which helps in decision making. गेम थ्योरी में लिखिए, अंडरस्टैंडिंग हाउ स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शंस Understanding how strategic interactions between firms affect decisions to anticipate the actions of competitors and react strategically. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लिखो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प्स बिजनेस understand how to reach the goal of profit maximization by understanding various market structures. by understanding Various market ठीक है। इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो, 8th पॉइंट आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। 8th पॉइंट आपका कंसेप्ट में आ जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स। अब इसमें हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं कि हमें आगे जाके उनका लाभ होगा। जैसे कि अभी आई थी पीएम स्वनिधि स्कीम आई थी, वो किसके लिए होती है स्वनिधि स्कीम? करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, पढ़ लो, आता है, ठीक है। अभी जैसे आई थी गवर्नमेंट की स्वनिधि स्कीम, वो आपके छोटे स्मॉल स्केल उसके लिए थी, जो रोड साइड में जो वेंडर्स होते हैं ना, जो मोमोज लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, ये उनके लिए थी कि उनको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये का कुछ इन्वेस्टमेंट सरकार देती है ताकि वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके। उसी तरीके की स्कीम्स बाकी टाइप्स के लोगों के लिए भी आती हैं, जैसे कौशल विकास योजना हो गई, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स जितनी भी आती हैं, वो सब क्यों आती हैं कि इंसान स्किल अपनी इन्हांस करे, उसके बाद अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करे। जैसे कि लड़कियों के लिए होता है ना कि वो क्या कहते हैं उसको, सिलाई बुनाई कढ़ाई वाला जो कोर्स होता है, लड़कियां वो सब कर लेती हैं। उसके बाद एक देखा होगा बुटीक खोल लेती हैं, छोटा सा जैसे लोकेलिटी में बुटीक्स होते हैं ना, वो सब के लिए, उसके लिए सरकार भी खुद से ही क्या कहते हैं इंसेंटिव्स देती है, इनिशिएट करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है। यही सब आपके गवर्नमेंट स्कीम्स में आ जाएंगे। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, मैंने बता दिया कि ये भी स्कीम्स आपकी इफेक्ट करती हैं किसको, बिजनेस को। अगर आपको लोन देने वाला कोई नहीं है तो आपका बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ने स्कीम ला दी ऐसी कि अब हम देंगे लोन्स उनको जिनका हैंडलूम का बिजनेस होगा। हैंडलूम मतलब जो छोटे छोटे क्या कहते हैं मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, या फिर ये कालीन बना रहे हैं, या फिर पर्दे बना रहे हैं, जो हाथ से जो कारीगरी करके जो बिजनेस बनाते हैं, उनको हम हैंडलूम इंडस्ट्री कहते हैं। उसमें आपका अचार पापड़ वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो उनके लिए जो सरकार स्कीम्स लाती है उससे भी आपका बिजनेस इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहिए तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए,
लिखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स में लिखिए, हाउ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ये GOVT आपका गवर्नमेंट होता है, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। हाउ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस मार्केट कंडीशंस एंड बिजनेस, ठीक है, मार्केट कंडीशंस एंड बिजनेस, ठीक है। हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है उसका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए, सारे पढ़ के बताओ। क्विकली से रिवाइज करेंगे हम लोग। आपका डिमांड एनालिसिस, डिमांड क्या होती है उसकी एनालिसिस करना, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग, मार्केट क्या होता है और प्राइसिंग हम क्यों करते हैं, क्या समझने के लिए करते हैं। मार्केट रिसर्च या एनालिसिस, ठीक है। अभी हम कंसेप्ट्स में ही चल रहे हैं। फिर आपका आया था कैपिटल बजटिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, गेम थ्योरी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शुरुआत से बात करें तो आपका था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका मैंने आपको एक डायग्राम या मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया था। क्यों हम पढ़ते हैं मैंने आपको ये बताया था, डेफिनेशन लिखवा दी थी, फिर आपके कंसेप्ट्स हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। अब मुझे अपने हिसाब से बताओ, अभी तक तुमने जो पढ़ा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को, उसमें कुछ समझ में आया तुम्हें? तो इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है कि हमें ये एज ए सब्जेक्ट अगर उसमें डाला गया है तुम्हारे नेट में या फिर लोग इसको पढ़ते हैं तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती होगी, लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़े बिना भी तो काम हो सकता है, क्यों पढ़ते हैं, कोई इम्पोर्टेंस बताओ किस चीज़ की, फोरकास्टिंग, ठीक है, गुड। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा जी बता रही हैं कि फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है। और सोच के बता, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, सोचो सोचो। ठीक है, एक इम्पोर्टेंस ये हो सकती है कि इससे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, तुम अपना पूरा नोट बनाना। फिर तीसरा क्या हो सकता है, नहीं पता। तीसरा हो सकता है आपका डिसीजन मेकिंग, मैंने बताया था इतना टिपिकल नहीं। क्या, जोर से बोलो, वर्ड्स नहीं याद आ रहे, अच्छा। और क्या हो सकता है, सोचो सोचो, तुम जो सोचोगे वही हम लिखेंगे यहाँ पे। स्टडी या एनालिसिस कर लो इसको। अब ये सब मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, ऑफकोर्स आपके एग्जाम में सिर्फ चूज करने वाला आता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम्स में आ गया कि इनमें से क्या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट नहीं है या इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑप्शंस में आ सकता है, तो होता है। और भी इंपॉर्टेंस है, एक एक समझते हुए चलते हैं। फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस, जैसे पूजा तुमने बताया, इसमें क्या हो सकता है कि बिजनेस में क्या आगे आने वाला है, क्या
जैसे कोविड के टाइम पे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आने वाली है, जैसे कि अभी एक नया वायरस आया है। अभी अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का बिजनेस में, या फिर कुछ साल बाद हम इन्वेस्ट करें, या फिर अभी अगर इन्वेस्ट करें तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें, मतलब हम छोटे स्केल से शुरू करें या फिर बड़े स्केल से बिजनेस शुरू करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जनरल कंसेप्ट है। डिसीजन मेकिंग कि हमें अच्छा हुआ, हमने एक बिजनेस इस्टेब्लिश किया, अच्छा चल रहा है, अब हम एक छोटे से सेटअप को बढ़ा के हम एक नया सेटअप खरीदें, या हम नए, जैसे अभी हम अपना शॉप लगाए हैं अलीगंज में, अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन क्या है हमारे साथ प्रॉब्लम कि एरिया छोटा है, कस्टमर्स को ज़्यादा बैठने के लिए स्पेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें डिसीजन लेना है कि अपना हम सेटअप आगे लगाएं या फिर गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में लगाएं, ताकि हम अपना माल जो अपना रख रहे हैं वो भी उस हिसाब का रखें कि जो गोमती नगर वाले जो पॉश कस्टमर्स हैं वो आए, उन्हें भी पसंद आए। तो यही सब होता है। फिर मार्केट एनालिसिस वही सब होता है जो भी मैंने आपको बताया कि मार्केट में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की प्राइसिंग हमें रखनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली है और हमने प्राइसिंग रखी है एकदम पॉश लोकेलिटी की कि साड़ियों की स्टार्टिंग ही 2 लाख रुपए से हो रही है, तो कोई आएगा ही नहीं खरीदने, है ना। यही सब आपके होते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाकी मैं और इम्पोर्टेंस आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, पूरी हेडिंग डालिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंस लिखा है। लिख लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको पूरा लिख लो। ये 4 पॉइंट्स लिखो, फिर आगे और पॉइंट्स बताऊंगी। आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहला है आपका फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस, दूसरा है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डिसीजन मेकिंग और मार्केट स्टडी या फिर मार्केट एनालिसिस। ये 4 इंपॉर्टेंस हमें आप लोगों ने बताई है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंस मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी, फिलहाल इसको नोट डाउन करिए आप लोग, ठीक है। लिखो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। 5th पॉइंट लिखिए इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। enhanced competitiveness, रिसोर्स एलोकेशन, नंबरिंग अपने हिसाब से डालते जाइएगा आप लोग। रिसोर्स एलोकेशन हो गया। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही आपका बेसिक था ही कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंस होगी ही आपकी, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम जिस पे अपनी लैंड बना रहे हैं, हम वो लैंड ऐसी खरीदें कि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, या फिर अगर हम एक बिल्डिंग में अपना सेटअप लगा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, तो वो बिल्डिंग ऐसी ना हो कि उसके अंदर ये शॉर्ट सर्किट की दिक्कत हो जाए, कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो और आग लग जाए। अगर बिल्डिंग में ही लगा रहे हैं तो लिफ्ट ऐसी होनी चाहिए, या लिफ्ट का फंक्शन होना चाहिए, एक लिफ्ट का सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लिफ्ट में लोग फंसे दब के मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब आपके रिस्क मैनेजमेंट में आ जाते हैं। फोरकास्टिंग आपका हो ही गया था। फिर आपका था कॉस्ट रिडक्शन, कि हम किस तरीके से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम पानी का वो ले रहे हैं तो हमें सरकारी अगर पंप मिल जा रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। इलेक्ट्रिसिटी हम किसी प्राइवेट की ना लेके सरकारी ले लें, वो भी बेटर है, ठीक है। ये सब आपके हो गए, बस यही सब आपके इम्पोर्टेंस हो गए, ठीक है। लिख लिया कितने पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंस के। 11, ठीक है। तो 11 पॉइंट्स आपके कंसेप्ट उसके हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए, और 8 पॉइंट्स आपके कंसेप्ट के हो गए, और बाकी आपकी डेफिनेशन हो गई। तो मैं चाहूंगी अगर आप अपने नोट्स बना ही रहे हैं तो क्लास के एंड में जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो एक क्या कहते हैं पेस्टीज तरीके का आता है मार्केट में,
तो आप कुछ नहीं करिए, आप बस उस पेस्ट्री को लीजिए या फिर एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसमें आज की क्लास की एक अपने वर्ड्स में समरी बनाइए, जैसे कि आपने आज की क्लास में क्या समझा, क्या होता है, अपने वर्ड्स में। ये तो वर्ड्स हो गए टीचर के, या फिर ये वर्ड्स हो गए आपके जो आपके बताया है, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज हो गई आपकी। अब इसको क्या करना है, आपको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा ऐड ऑन करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते थे ना, वेरी शॉर्ट नोट्स आप लोग खुद से बनाइए, ताकि आपको कंसेप्ट जब आप रिवाइज करने बैठे एग्जाम्स में तो आपको ये पोथी ना पढ़नी पड़े, वो आपके नोट्स हो जाए। वैसे तो ये नोट्स बहुत ही क्रिस्प है, इसको भी लेकिन आप चाहते हैं तो कट शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी कल मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। आज की क्लास को रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।